Hello everyone, welcome back on my channel. This is the important lecture in financial planning. फाइनेंशियल प्लानिंग में फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है. फर्स्ट एक्सरसाइज में वी आर डन अबाउट द इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स रिलेटेड क्वेश्चंस. एंड सेकेंड थिंग, हमने पहले एक्सरसाइज में कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन भी कर लिए और आपको एक बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे प्रॉफिट लॉस हो रहा है वैसे टाइप का क्वेश्चन भी हमने कर लिया है. बट नाउ 6.2 is too much important. Is regarding your taxation. ये जो एक्सरसाइज है वो टैक्सेशन के बेस्ड है. नाउ व्हाट इज द टैक्स, बहुत से डाउट क्रिएट हो गए. बट ये लेक्चर अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको जो जो डाउट्स है वो सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे. ओके, चलो. तो सेकेंड एक्सरसाइज पे आज हम नहीं आएंगे बट उसके टर्म्स हमें क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, टैक्सेशन क्या होता है. अब ये जो टैक्सेशन है ना इतना इम्पोर्टेंट है कि इफ आप टेंथ के बाद आप साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो या फिर कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे डिप्लोमा कर लो, आपको टैक्स की जरूरत एक टाइम के बाद पड़ती है. टैक्स क्या होता है ये समझना आपको मैंडेटरी होता है. क्यों पता है तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मैं पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. आप एक इंसान हो. हाँ, सब इंसान ही होते हैं, मैं भी इंसान हूँ, आप सब एक इंसान हो. एक सर्टेन टाइम के बाद आप है ना जॉब पे लग जाते हो या तो खुद खुद का बिजनेस स्टार्ट करके इनकम जनरेट करते हो. बराबर. मैंने क्या कहा, आप एक इंसान हो, आप एक सर्टेन टाइप के बाद जॉब पे लगो, बिजनेस करो, कहीं से भी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी. तो वो जो इनकम है उस पे आपको क्या करना होता है, टैक्स पे करना होता है. उस पे आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना होता है. किसको, तो आपको जो टैक्स पे करना होता है वो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. किसको टैक्स पे करना होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आप, मैं भी हूं, आप भी हो, आप एक सर्टेन टाइम के बाद इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. अब ऐसा नहीं कि मैंने जितनी इनकम कमाई वो पूरी की पूरी मैं गवर्नमेंट को दे दूं, नहीं. वो हमें सर्टेन परसेंटेज पे करना होता है. कितने करने वो हम आगे जाके चैप्टर में सीखेंगे. बट याद रखो कि आप एक सर्टेन टाइम के बाद टैक्स पे करने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो. बराबर. तो आप साइंस में हो, कॉमर्स में हो, कहीं पे भी हो लाइफ में, पर आपको टैक्स क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है. बराबर. अब आपके माइंड में डाउट आया रहेगा कि चलो हमारे पास से गवर्नमेंट ने पैसे ले लिए बट गवर्नमेंट हमें रिटर्न में क्या देती है. गवर्नमेंट हमें रिटर्न में बहुत सारी सर्विसेज देती है. एग्जाम्पल ले लो, आप जैसे घर से निकले मतलब बिल्डिंग के बाहर निकले, वहां से रोड पास होता है और वो रोड सब जगह पे कनेक्ट होता है. तो ये रोड ना ही आपके बिल्डिंग वालों ने बनाया है, ना ही आपके एरिया वालों ने बनाया है. वो रोड गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया है. ओके. ये तो मैंने सिर्फ आपको घर से निकलने की बात की. नॉर्मली हम मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में जो लोकल्स होती है, आज लोकल हर एक स्टेशन पे कनेक्टेड है. ओके. एंड ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी बाई ट्रेन जा सकते हो. तो इतना बड़ा जो रेलवे का नेटवर्क प्रोवाइड किया वो भी किसने किया, गवर्नमेंट ने किया. सिलेक्टेड जो रिवर्स होती है उसके ऊपर से ब्रिज बनाती है और वो सारी चीजें गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है. हाईवे हो या तो फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट हमारे पैसे लेती है और वो स्टार्ट करती है. मतलब हमसे टैक्स लेके उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं. मैनी ऑफ टाइम टैक्स लेने के बाद भी सिलेक्टेड अमाउंट की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को, क्योंकि प्रोजेक्ट काफी बड़े बड़े होते हैं और वो इतने करोड़ में अमाउंट होते हैं ना. जैसे कि स्कैम 1992 में 50,000 5,000 करोड़ ऐसे टाइप के अमाउंट्स, बड़े बड़े अमाउंट्स है ना, गवर्नमेंट को रिक्वायर होते हैं. 5,000 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं. तो ये सारे गवर्नमेंट कहाँ से जमा करती है, तो हमारे पास से ही जमा करती है. कैसे करती है तो उसके लिए प्लीज थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको आगे पता होगा. अब मैंने सिंपल क्या बताया, टैक्स क्या होता है. एक इंसान से गवर्नमेंट पैसा लेती है और वही हमें रिटर्न में बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. बराबर. ये हो गया टैक्स. इसके अलावा मैंने थोड़ी बहुत बातें आपको पेंडिंग्स भी रखी है कि
क्या गवर्नमेंट को कभी बड़े बड़े अमाउंट की भी जरूरत होती है, वो कहाँ से जमा करती है गवर्नमेंट, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्लियर है? पहले टैक्स आपको आयो यहाँ पे क्लियर होगा कि इनकम जनरेटेड पर्सन है वो क्या करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट को पे करता है, उसे क्या कहते हैं, टैक्स। उसके रिटर्न में गवर्नमेंट हमें बहुत सी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बराबर। चलो, नाउ टैक्स है ना आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स अभी आपने नए नए नाम ज्यादा सुने रहेंगे, जीएसटी जीएसटी जीएसटी, तो बस ये इनडायरेक्ट टैक्स में आपको जीएसटी पढ़ना है, बट इस साल नहीं, आप जब 10th में आओगे तब। तो प्लीज हम 10th में आने वाली चीजें 9th में क्यों करें, तो थोड़ा सा इसको जाने दो। एंड डायरेक्ट टैक्स में ना टोटल 5 हेड है। ओके, पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके बाद होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड लास्ट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब क्या होता है वो मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। अब टैक्स में है ना, मैं यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में मैं डिटेल में गया ना तो कुछ नहीं समझेगा। टैक्स है ना आपके लिए एक समंदर है, समंदर जितना बड़ा सिलेबस है टैक्स का। और आपको जो क्वेश्चंस दिए ना, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में दिया ना, तो एक गिलास पानी के बराबर दिया है, इतना सा टैक्स दिया है। बट टैक्स इज द वास्ट। जब आप कॉमर्स लोगे 10th के बाद, आई मीन 11th 12th से आपको टैक्स क्या होता है वो पता चलेगा। इट्स इंटरेस्टिंग टॉपिक, इतना मजा आएगा ना ये करने को, बहुत ही मस्त मजा आएगा। जब आप करोगे तब आप खुद को पता चल जाएगा। ओके, नाउ मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बताता हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी, इफ आप कहीं पे काम कर रहे हो आपको सैलरी मिल रहा है, ओके, तो वो उधर से जो इनकम जनरेट होती है वो होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपके बहुत सारे घर है, वहां से जो आपको रेंट मिलता है ना उसे कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस मतलब आप कोई खुद का बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन मतलब डॉक्टर सीए टीचर्स वो सबको ले लो, उसकी जो इनकम आती है वो होती है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन मतलब क्या होता है कि एक एग्जांपल, आपके पास कोई बड़ा सा फर्नीचर है, मतलब अच्छा खासा फर्नीचर है, वो बेच के आप जो पैसा कमाते हो उसे कहते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। असेट बेच के कुछ पैसा कमाना, असेट में आपके कोई प्लॉट हो सकते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस, आई मीन सॉरी, प्लॉट हो सकते हैं, प्रीमाइसेस हो सकते हैं, तो उधर से जो पैसा आता है वो होता है कैपिटल गेन। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये चार को छोड़ के अगर कहीं से इनकम आई तो होती है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ज्यादा डिटेल में मत जाओ। इनकम फ्रॉम सैलरी, मैंने एक जो नाम बोला है ना उसके अंदर, जैसे कि मैं आपको एक चैप्टर बोलूं रियल नंबर, तो आपको पता है उसके अंदर बहुत सी एक्सरसाइज है। सेम इनकम फ्रॉम सैलरी, वो भी इतना बड़ा चैप्टर है, उसका मैंने सिर्फ बता दिया कि भाई कौन सी इनकम कहाँ से आती है, उसके रिलेटेड हमें पढ़ना है। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स में हमें पांचों के पांचों चैप्टर नहीं पढ़ने, हमें डायरेक्ट टैक्स में ना इसके अलावा भी इसके अंदर एक एक टर्म्स आते हैं, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला आता है इनकम टैक्स, उसके बाद आता है प्रोफेशनल टैक्स, उसके बाद आता है कस्टम ड्यूटी, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स है। उसमें भी हमें सिर्फ क्या पढ़ना है पता, हमें सिर्फ आज करना है इनकम टैक्स। हमें आज क्या करना है, सिर्फ इनकम टैक्स क्या होता है। ओके, हमें सिर्फ आज पढ़ना है कि इनकम टैक्स क्या होता है। डन। नाउ मैंने आपको पहले बताया कि टैक्स क्या होता है, तो टैक्स का डायग्राम बना लो। टैक्स कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बराबर। डायरेक्ट टैक्स में ये 5 मेन हेड है, उसके अंदर आपको मैंने जो बोला था उसके अंदर है ना ये सारे आते हैं, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा, बराबर। तो ये एग्जांपल्स ले लो और आपको है ना इनकम टैक्स करना है कि इनकम टैक्स क्या होता है, बराबर। यहाँ तक क्लियर। चलो जल्दी से ये सारी चीजें है ना कॉपी कर।
ओके, सो नाउ आ जाते हैं हम इनकम टैक्स पे। किस पे आ जाते हैं? इनकम टैक्स। यहाँ पे हेडिंग दे दो, इनकम टैक्स। नाउ इनकम टैक्स का है ना एक एक्ट है। इनकम टैक्स का क्या है? एक एक्ट है। और वो एक्ट है ना, एक्ट मतलब उसका कानून, उसका एक्ट हमें कब एप्लीकेबल होना स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962 से। ओके, ये एक्ट के अंदर है ना, इनकम टैक्स के जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन ना, इसके अंदर अच्छे से लिखे हुए हैं कि किसको कितना टैक्स पे करना है, कब टैक्स पे करना है, सारी बातें। बराबर। तो ये एक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको एक मार्क्स के लिए आता है कि इनकम टैक्स एक्ट कब से स्टार्ट हुआ, तो आप लिख सकते हो 1 अप्रैल 1962। जब आप भी बॉर्न नहीं हुए थे, मैं भी आपके एज का ही हूँ, छोटा ही हूँ ना, तो ये बहुत पहले से ये एक्ट चलता आ रहा है। बराबर। इसके अंदर थोड़े बहुत है ना चेंजेस होते रहते हैं। आपने वर्ड सुना रहेगा कि बजट बजट बजट, कभी कभी टीवी पे आते रहता है। इस साल में एक दो दिन ही आता है, वो भी मैं बता दूं कि फेब के एंड में आता है। ओके, फेब के एंड में, एवरी ईयर फेब के एंड में ना बजट आता है। उसके अकॉर्डिंग है ना, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं। डिटेल में नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा बहुत बजट के अकॉर्डिंग है ना, इनकम टैक्स में थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। बराबर। इनकम टैक्स एक्ट कब आया? 1 अप्रैल 1962। इसमें चेंजेस आते रहते हैं एवरी ईयर। ओके, तो जब फेब में बजट आता है उसके बाद इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं। ये टॉपिक अगर आपको डिस्कस करना है ना, मेरे साथ तो करो, एज वेल एज घर पे है ना मम्मी पापा के साथ करो। आपको और डिटेल में इसके बारे में जानना है तो मम्मी पापा के साथ डिस्कशन करो कि बजट क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, सब बताएंगे, सब चीज इंफॉर्मेशन पापा प्रोवाइड करेंगे आप। ओके, चलो। नाउ इनकम टैक्स में है ना, आपको इनकम टैक्स नाम सुन के ही पता चलता है, मुझे जो इनकम मिली उस पर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, इट इज नोन एज इनकम टैक्स। बराबर। चलो, नाउ इनकम टैक्स में सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इंपॉर्टेंट टर्म्स वो समझ लेते हैं। पहला जो टर्म है वो है नेम ऑफ असेसी। नेम ऑफ असेसी। अब नेम ऑफ असेसी क्या होता है? नेम ऑफ असेसी होता है जो पर्सन है ना टैक्स पे करने के लिए लाइबल होता है, वो होता है आपका असेसी। अगर मैंने इनकम कमाई, मैं टैक्स पे करने के लिए लाइबल हूं, तो मेरा नाम यहाँ पे आ जाएगा, मिस्टर चिंत। अगर आप हो कोई एक्स वाई जेड, तो आप टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो, तो यहाँ पे आ जाएगा मिस्टर एक्स वाई जेड। क्लियर है? जो पर्सन टैक्स पे करने के लिए लाइबल होता है वो होता है आपका असेसी। ओके, नेक्स्ट इज अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। आपने है ना ईयर है ना ऐसे सुना रहेगा, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब क्या कि आपका अगर 2020 की बात करूं, तो 1 जैन 2020 से 31 दिसंबर 2020, ये आपका होता है कैलेंडर ईयर। पूरे एक साल का टाइम पीरियड ये होता है आपका कैलेंडर ईयर। इस दिन सब नाचते हैं, इस दिन सब क्या करते हो तो आपको पता ही है। चलो, और एक होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हमारे इंडिया में होता है, असेसमेंट ईयर नहीं, सॉरी, इट्स अकाउंटिंग ईयर या तो फिर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल या फिर अकाउंटिंग ईयर, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। तो फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है हमारा? 1 अप्रैल 2020, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो वो खत्म होगा 31 मार्च 2021। ये भी एक साल का टाइम पीरियड है, बट ये अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड नेक्स्ट ईयर के मार्च में खत्म होता है। बराबर। अब इसके ये करने के पीछे का रीजन क्या पता है? इसके लास्ट डेट पे ना हमें बुक्स क्लोज करनी होती है। हमें क्या करनी होती है? बुक्स क्लोज करनी होती है अकाउंट की। क्या होता है पता है? हम बिजनेस करते हैं पूरे साल। अब टैक्स है ना, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को मैंने आज इनकम कमाई और मैं कल जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करूं, नहीं। गवर्नमेंट इतनी फ्री नहीं बैठी है। टैक्स हमेशा साल में एक ही बार पे करना होता है, वो भी पूरे साल की इनकम का टोटल करो, एक्सपेंस को माइनस करो, उसमें से हम लोग टैक्स पे करके आएंगे। बराबर। तो साल में एक ही बार टैक्स पे करना होता है,
वो भी हमारे एक पूरे साल की इनकम का। आपको कोई भी पूछे ना फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, तो आपके हमेशा बोलने का 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, वो होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। वो होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। बराबर, क्लियर है? चलो, फाइनेंशियल ईयर ये पूरे साल की जो भी इनकम कमाएंगे उसका हमें क्या करना होता है, टैक्स पे करना होता है साल में एक बार। यस, तो अच्छे से सुनना, फाइनेंशियल ईयर है 1920। ओके, तो असेसमेंट ईयर का मतलब होता है टैक्स पे करने का। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, असेसमेंट असेसमेंट ईयर का मतलब होता है टैक्स पे करने का ईयर। जिस साल में हम लोग टैक्स पे करेंगे ना उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। अगर मैंने इनकम 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 में कमाई है, तो उसका मैं टैक्स पे करूंगा अगले साल। इसको मैं 1920 लिख सकता हूँ, तो उसका मैं टैक्स पे करूंगा 2021 में। असेसमेंट ईयर मतलब टैक्स पे करने वाला ईयर। मैंने अगर इनकम कमाई है 1920 में, तो उसके अगले साल 2021 में मैं क्या करूंगा, टैक्स पे करूंगा। और एक एग्जांपल, अगर मैं कहूँ मैंने इनकम कमाया है 2011-2012 में, तो इसका टैक्स कभी पे करूंगा, असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2012-13। और एक एग्जांपल, फाइनेंशियल ईयर मेरा है 2005-2006, तो उसका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 2006-2007। इट्स इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। व्हाट फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो लिखना है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ईयर लिखना जरूरी नहीं है। बराबर। अब हाँ, इसमें असेसमेंट ईयर में ईयर लिखना जरूरी है कि अगर मैंने इनकम 2001-2002 में कमाई है, तो उसका टैक्स कभी पे करूंगा, अरे बोलो 2002-2003 में। बराबर, क्लियर है? असेसी कौन होता है, जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल होता है वो। ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, ये तीन वर्ड आपको समझने थे। क्लियर? एंड लास्ट इज योर पैन कार्ड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैन कार्ड। अब पैन कार्ड क्या होता है, आप जैसे 18 ईयर के हो जाओगे ना, 18 ईयर के, तो आपको है ना पैन कार्ड बनाने के लिए डाल देना है। अब ये पैन कार्ड बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ कि पैन कार्ड क्या होता है। पैन कार्ड एक स्क्वायर टाइप में आएगा, आपको स्क्वायर टाइप में ही होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बराबर। और यहाँ पे अपने सबसे ऊपर आता है आपका नाम, फिर इधर आएगा फादर नेम, इधर आएगा डेट ऑफ बर्थ, इधर आएगा अपना फोटो, यहाँ पे सिग्नेचर, और बीच में ना आपका पैन नंबर। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, आपका बैंक का अकाउंट नंबर चेंज हो जाएगा, आपके दूसरे कहीं पे नंबर हो गए वो चेंज हो गए, बट आपका पैन नंबर एक बार जो आया वही होगा। ओके, ये कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ABCPC3267X। ओके, ये टोटल 10 डिजिट कुछ इस तरीके से मिलते हैं। अब इसमें जो स्टार्टिंग के 3 डिजिट होते हैं ना, वो रैंडम होते हैं। ये क्या होते हैं, रैंडम सिलेक्शन होता है इसका। और ये जो नंबर होते हैं ना, उसका क्या होता है, रैंडम सिलेक्शन होता है। कोई भी रैंडम नंबर वो लोग प्रोवाइड करते हैं। पी इज अ बाई डिफॉल्ट, यहाँ पे होगा बाई डिफॉल्ट, सब में यहाँ पे क्या होगा, पी। सी आपके सरनेम का फर्स्ट लेटर होगा, सरनेम का फर्स्ट लेटर। ओके, और ये भी क्या हो जाएगा आपका बाय डिफॉल्ट। देखो इसमें टोटल 8 नंबर बाय डिफॉल्ट है, सिर्फ याद रखना है 4th डिजिट पे जो आता है वो बाय डिफॉल्ट आएगा, और जो 5th नंबर पे होता है आपका सरनेम का होगा। और सॉरी, ये लास्ट जो रहेगा वो रैंडम रहेगा। बाकी सब के सब नंबर क्या है, रैंडम। रैंडम सिलेक्ट किया होगा, कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, वो आएगा आपका पापा का नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे फोटो, और यहाँ पे आ जाएगा पैन नंबर। पैन कार्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, अब समझो पैन कार्ड बनाना जरूरी क्यों है। आपको कोई भी इनकम टैक्स के रिलेटेड काम करना है तो आपको पैन कार्ड मैंडेटरी है। और पैन कार्ड होगा ना, तो मैं एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है ना, तो आपको एग्जांपल 20% टैक्स पे करना है, पैन कार्ड नहीं है तो।
और अगर आपके पास पैन कार्ड है ना तो आपको 10% टैक्स पे करना, तो आपको 20% पे करना अच्छा है या फिर 10% पे करना अच्छा है? बट ऑब्वियस 10%। ओके, क्योंकि हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हमारा जितना कम पैसा जाए उतने के बारे में सोचो। यस, सो पैन कार्ड इज मैंडेटरी। ओके, अब मैं आपको स्टार्टिंग से रिवाइज करवाता हूँ कि मैंने आज के लेक्चर में क्या क्या करवाया। सबसे पहले टैक्स क्या होता है, तो हम जो इनकम कमाते हैं उसमें से गवर्नमेंट को जो देते हैं वो होता है हमारा टैक्स। अब वो टैक्स लेके गवर्नमेंट हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड करती है, बराबर। अब टैक्स कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट के टोटल 5 हेड है, उसके अंदर ये सारे टर्म्स है ना इंक्लूडेड है, बट उसमें भी हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना है। मैंने बोला कि आपका टैक्स ना एक समुंदर है और आपको एक गिलास भर के टॉपिक है ना आपको डिस्कस करना है। ओके, अब मैं ये पूरा समंदर कवर करने जाऊं तो आपके ऊपर से जाएगा, तो मैं सिर्फ एक गिलास के बारे में ही कवर करूंगा। ओके, आपको इनकम टैक्स के बारे में सीखना है। नाउ इनकम टैक्स का एक्ट कौन सा है, इनकम टैक्स एक्ट 1962 ऐसे लिखा होता है, और वो कौन से डेट से एप्लीकेबल हुआ, 1 अप्रैल से। इसमें चेंजेस आते हैं बट कब आते हैं, आपके बजट के बाद, बराबर। बजट क्या होता है, प्लीज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। 80C कौन होता है, जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल होता है। फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। असिस्मेंट ईयर मैंने यहाँ पे बहुत से एग्जांपल्स दिए, आप असिस्मेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर काफी अच्छे से क्लियर कर सकते हो। एंड दिस पैन कार्ड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। okay, so now I hope you are getting all the points regarding the taxation. okay, अब ये जो है ना ये आपके चैप्टर में ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम आएगा, और आप जब इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब ये सारी चीजें आपको काम आएगी। उसके लिए मैंने आज स्टार्टिंग में आके ही इतना प्रवचन दे दिया। ओके, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चन में टोटल 4 स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। मैं आज के लेक्चर में आपको स्टेप 1 क्लियर करवाता हूँ। स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है, एनुअल इनकम। स्टेप 1 क्या होता है आपका, एनुअल इनकम। ये वर्ड आपने ऑलरेडी पहले सीखा हुआ है। एनुअल इनकम मतलब होता है पूरे साल की इनकम। और मैंने आपको अभी बताया कि टैक्स पे करना होता है ना वो साल में एक ही बार करना होता है। असेसमेंट ईयर साल में एक ही बार होता है। ऐसा नहीं कि भाई चलो आज मैंने इनकम कमाई कल जाके टैक्स पे करके आऊंगा। हम इतने वेले रहेंगे, हम इतने फ्री बैठे रहेंगे, पर गवर्नमेंट इतनी फ्री नहीं है। अगर आप देखोगे ना आपके घर से नीचे उतरोगे ना तो आजू बाजू में कितनी दुकान है, थाउजेंड्स दुकान तो अपने आसपास ही दिख जाती है। अभी वो हर एक गवर्नमेंट के पास जाएगा तो गवर्नमेंट पागल हो जाएगी कि भाई तू रोज आता है, तू तेरा 100 रुपया कमाया तो उस पर टैक्स पे करता। ऐसा नहीं होता। टैक्स कभी पे करते तो पूरे साल की इनकम का कैलकुलेशन करते, उसके बाद ही टैक्स पे होता है, बराबर। दिमाग में डाल देना, टैक्स साल में एक ही बार पे होता है। ऐसा नहीं कि भाई रोज रोज जाके टैक्स पे करके आओ। टैक्स हमेशा पे करना होता है साल में एक ही बार। और थोड़ा डिटेल में अभी मैं जा रहा हूँ। अभी देखो, मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2010 लिखा और यहाँ पे लिखा 31 मार्च 2011। कौन सा साल है, मैं ऐसे सोच रहा हूँ आपके मुंह से आंसर आना चाहिए कि सर सोचो मत, ये आपका क्या है, फाइनेंशियल ईयर, बराबर। तो अब मैं बोलूंगा कि इसका असेसमेंट क्या होगा, रे साला तुम बताओ जल्दी, असेसमेंट ईयर क्या होगा। इधर लिखने का 2012 अरे 12 क्या है, मेरा बर्थडे डेट बोल दिया, 11-12, बराबर। असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 11-12। अब ये पूरे साल में हम टैक्स पे कर सकते कभी भी जाके, बराबर। अब पूरे साल में 12 महीने होते, कभी भी जाके टैक्स पे करते हैं। पर गवर्नमेंट ने ना एक लिमिट दी है, गवर्नमेंट ने एक लिमिट दी है कि आपको जो भी टैक्स पे करना है ना वो 30 सितंबर के पहले पहले टैक्स पे करो। 30 सितंबर 2011 के पहले पहले टैक्स पे कर दो। 30 सितंबर 2011 के पहले पहले टैक्स पे कर देना होता है, बराबर। मैं सिर्फ ये इतने की बात कर, देखो ये मेरा फाइनेंशियल ईयर था, इस साल में मैंने पैसा कमाया, बराबर। इसका टैक्स है ना इसके नेक्स्ट से 6 महीने के अंदर अंदर पे कर देने का। अगर आपने 6 महीने के ऊपर एक दिन भी लगाया ना तो उस दिन से पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाता है। गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, पप्पा नहीं बैठे, सीधा पेनल्टी।
6 महीने के ऊपर एक दिन हुआ, 6 महीना मतलब इधर से 6 महीना काउंट कर लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना, 6 महीने के ऊपर एक दिन भी गया ना पेनल्टी, दूसरा दिन पेनल्टी, तीसरा दिन पेनल्टी, एक दिन ऊपर गया तो पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाता है, बराबर। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2019, क्या है मेरा फाइनेंशियल ईयर, वेरी गुड। अब इसका टैक्स कभी पे करूंगा तो बोलोगे सर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कौन सा हो जाएगा, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, बट कौन सी तारीख के पहले, 30 सितंबर के पहले पहले, बराबर 30 सितंबर के पहले पहले। अगर एक दिन भी लेट हुआ तो क्या, पेनल्टी। ओके, क्लियर हुआ। चलो नाउ हम वापस आ जाते हैं एनुअल इनकम पे। सारी चीजें मैंने अभी बता दी, अब कुछ प्रवचन नहीं, सीधा क्वेश्चन कैसे होता है एनुअल इनकम। क्वेश्चन है ना, अच्छे से देखना, इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो आपको मंथली इनकम दिया रहेगा और एक आपको एनुअल इनकम दिया रहेगा। एक आपको क्या बोला मैंने, मंथली इनकम दिया रहेगा। अगर मैं कहूं मेरी मंथली इनकम रुपीज 50,000 है, मेरी नहीं बोल रहा हूँ, अभी सच में मान जाएगा आज सर 50,000 कमाते, अरे ऐसा नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 50,000 होता तो कहाँ पहुंच जाते थे हम लोग। अगर मंथली इनकम 50,000 है तो एनुअल इनकम क्या, अरे सर हमें आता है, आपने ही सिखा था। अगर 50,000 एक महीने का है, पूरे साल में कितना महीना होता है, जैन फेब, अबे गधे काउंट मत कर, 12 महीने होते हैं, हाँ ऐसे करने का, 12,000 रुपीज 6 लाख, बराबर। चलो ये होता है आपका एनुअल इनकम। अब दूसरी कंडीशन कैसे होती है पता है, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम दिया है रुपीज 5,20,000, बराबर। अब ये एनुअल इनकम डायरेक्ट दिया है तो इसको मल्टीप्लाई 12 से मत करना, क्वेश्चन देखना मंथली में दिया है या फिर ईयरली में दिया है। ईयरली के अकाउंट अदर वर्ड यूज हो जाता है पीए, पर एनम। पर एनम मतलब क्या होता है पता है, पूरे साल का। और इधर लिखा रहेगा पीएम, तो प्राइम मिनिस्टर मत समझ जाना, पीएम मतलब पर मंथ, याद रखना। क्वेश्चन में ना पीएम वर्ड यूज हुआ मतलब वो एक महीने का, और पीए यूज हुआ मतलब वो पूरे साल का है। ऐसे क्वेश्चन तो हमारे पास है नहीं, बट हमें पता है कि हम कोई भी अतरंगी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ओके, तो आज मैंने आपको टैक्सेशन क्या होता है वो बताया, टैक्सेशन की थियरी कंप्लीट। कुछ भी डाउट रहेगा कोऑर्डिनेट कर लेना डायरेक्टली। एंड इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको स्टेप नंबर 1 सिखाया कि एनुअल इनकम क्या होता है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर इज इंपॉर्टेंट लेक्चर, आज का जितना इंपॉर्टेंट था उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लेक्चर है, बिकॉज वहां पे मैं आपको कैलकुलेशन कैसे करना है वो सारी बातें बताऊंगा। सो प्लीज वो लेक्चर अच्छे से देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, एंड भेजो भाई, भेजो सबके साथ, भेजो सबको, भेजते रहो। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नहीं किया तो, और किया तो थैंक यू सो मच गाइस। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।